हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू योर अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिबोनाची डीपी डायनामिक प्रोग्रामिंग। पिछली वीडियो का कंटिन्यूशन है। पिछली वीडियो तक हमने ये देखा था कि अगर हम ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर रखते हैं अपने सब प्रॉब्लम का, तो हमारा जो मेन प्रॉब्लम है वो भी ऑप्टिमल स्टोरेज में आता है। ठीक है, तो ये उसी का कंटिन्यूशन है। वो थ्योरी थी, ये इसका एक लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। कैसे करना होता है उसे उसे अप्लाई कैसे करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जिन लोगों को फिबोनाची नहीं पता है उन लोगों को मैं बता देता हूँ। फिबोनाची क्या होता है कि स्टार्टिंग में एक नंबर आया, ठीक है, उसको बोला गया वन। ठीक है, जीरो को काउंट नहीं करते थे वो लोग, वन लिखा गया, तो उन्होंने क्या करा, वन पे वन ऐड कर दिया। वन मतलब स्टार्टिंग तो जीरो से ही रहता था, तो जीरो पे वन ऐड करेंगे तो वन ही आएगा। वन पे फिर उन्होंने वन ऐड कर दिया, तो वन ऐसा बढ़ते गया। फिर वन पे वन ये ऐड करा तो क्या आया, टू आया। तो लास्ट की जो दो संख्या होती थी, टू डिजिट्स, इनको ऐड करते करते वो जो नंबर निकल के आता था वो उसको फिबोनाची सीरीज कहते थे। जैसे टू पे वन ऐड करेंगे तो थ्री आएगा, फिर थ्री और टू को ऐड करेंगे फाइव आएगा, फाइव और थ्री को ऐड करेंगे एट आएगा, एट और फाइव को ऐड करेंगे थर्टीन आएगा, थर्टीन और एट को ऐड करेंगे ट्वेंटी वन आएगा। तो इस तरीके से ये सीरीज चलती रहती थी आगे को। ठीक है, तो इसी को फिबोनाची सीरीज कहते थे। अब इस सीरीज को कैलकुलेट करने में होता क्या था, होता यह था कि ये सीरीज बहुत लंबी जा सकती है कितनी भी नंबर के लिए, और मेथड कॉल्स इसमें वेरी करते रहते थे। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में इन्होंने जीरो इसलिए नहीं लिया क्योंकि कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, एरे जो होती है वो जीरो से शुरू होती है। ठीक है, तो हम इसी के कंटिन्यूशन में हम भी इसको स्टार्टिंग में जीरो लिख देंगे। यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे जीरो। मैंने एक एरे के अंदर एक फिबोनाची सीरीज ली हुई है अप टू 13, जीरो सेवन्थ इंडेक्स तक ली हुई है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है हमें, इसमें मैं तुम्हें एक चीज समझाना चाहता हूँ, मेथड कॉल्स बेसिकली। ठीक है, मेथड कॉल्स में क्या समझाना चाहता हूँ, अगर फिबोनाची का मैं कोई प्रोग्राम लिखूँ ना, लेट्स अगर मैं कोई एक फंक्शन लिख लेता हूँ जो कि पब्लिक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, एक पब्लिक मेथड है मेरे पास, ये इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है और इसका नाम है फिब। ठीक है, फिब नाम है और ये एक इंटीजर एक्सेप्ट करता है एन। एन मतलब कि कितने चाहिए तुम्हें, मेरे को 7 इंडेक्स तक मेरी फिबोनाची सीरीज चाहिए। बेसिकली मेरे को आउटपुट में ये चाहिए ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए अपनी सिंपल सी एक कंडीशन लिखता हूँ कि इसको मतलब 7 मैं पहुंचूंगा कैसे। मैं ऊपर से नीचे कैलकुलेट करूंगा ना, तो 7 में से 1 माइनस कर दो और 2 माइनस कर दो, तो इन दोनों का सम तो ये है, दोनों का सम है, तो ये 13 कैसे आया, 5 और 8 से कैलकुलेट हो गया है। तो 5 और 8 को कैलकुलेट करो, ये कहाँ से आया, ये 2 और 3 से आया। ठीक है, 3 और 2 कहाँ से आया, ये इन दोनों को ऐड करके आया। तो इस तरीके से बैकवर्ड चलेते जाओ। तो इसमें क्या करा मैंने मैंने इसमें अपना फंडा लगाया रिकर्सन का। ठीक है, रिकर्सन लगाया, जो भी एन है, यहाँ पे 7 है, उसमें से एक माइनस कर दो। ठीक है, और प्लस जो मेरा दूसरा नंबर है उसमें से 2 माइनस कर दो, n-2। ठीक है, अब 7 में से 1 माइनस करूंगा 6 होता है, 7 में से 2 माइनस करूंगा 5 होता है। तो 5 और 8 का बेसिकली सम करना चाह रहा हूँ। अगर कैलकुलेटेड नहीं है तो वो कैलकुलेट करके लाएगा, और इसी को मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ठीक है, और जब तक मैं यहाँ तक पहुंचा तो मैंने रिटर्न करवाया। अब जैसे ही मैं इस स्टेट में पहुंचूंगा जीरो और वन वाली में, तो देखोगे तुम जीरो पे जीरो है और वन पे वन ही है। ठीक है, वो कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो इस स्टेट में क्या करूंगा, अपने रिकर्सन की मैं एक बेस कंडीशन लगा दूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, n इक्वल टू जीरो और n इक्वल टू वन। ठीक है, n इक्वल टू वन, और अगर ऐसा दोनों आता है तो रिटर्न करवा दूंगा n को, जो भी वैल्यू है उसको रिटर्न करा दूंगा। तो बेसिकली अभी तुम्हें कोड में नहीं जाना है, तुम्हें अभी इस चीज में जाना है कि यहाँ पे मैंने एक रिकर्सन कॉल करा है। ये फिब नाम का जो इंटीजर था, मैं इसको कहाँ कहाँ कॉल कर रहा हूँ, रिटर्निंग स्टेटमेंट में बार बार कॉल करते जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं n इक्वल टू सेवन को अभी के लिए छोड़ते हैं, और अगर मैं इसको एक छोटे नंबर पर डिवाइड कर देता हूँ, अगर n इक्वल टू थ्री के लिए मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, अगर मैं n इक्वल टू थ्री के लिए कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो फिबोनाची कैसी होगी, एफ फिब इक्वल टू थ्री आ जाएगा। ठीक है, ये आया फिब इक्वल टू थ्री। अब मैंने क्या करा, फिब थ्री कैसे कैलकुलेट होगा, ये कैलकुलेट होगा मेरा फिब टू से, और ये कैलकुलेट होगा फिब वन से, इन दोनों का एडिशन ही तो फिब थ्री होता है। ठीक है, ये मैंने कैलकुलेट करा यहाँ पे, इस तरीके से कैलकुलेट होगा। सही है, यहाँ तक कोई डाउट। अब फिब टू कैलकुलेट कैलकुलेट कैसे होता है, ये होता है फिब किससे, फिब वन से और फिब जीरो से, फिब वन से और फिब जीरो से कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब हमने क्या करा है, जीरो या वन होगा तो रिटर्न करा दो वन। तो यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, ये जो मैंने फिब वन कैलकुलेट करा था, मैंने तुमको क्या बोला था, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम होनी चाहिए डीपी के लिए। स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वीडियो में ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम दिख रही है हमें, एक थ्री वैल्यू को काउंट करने के लिए। ठीक है, n इक्वल टू थ्री, वन टू थ्री, मतलब यहाँ तक की वैल्यू निकालने के लिए मैंने कितने मेथड कॉल कर दिए। मैंने, अगर तुम यहाँ पे मेथड कॉल देखोगे मेरे, कितने, एक कॉल ये हुआ होगा, एक फर्स्ट टाइम मेथड ये कॉल हुआ, सेकंड टाइम मेथड ये कॉल हुआ, थर्ड टाइम ये कॉल हुआ, फोर्थ टाइम ये कॉल हुआ, और फिफ्थ टाइम ये कॉल हुआ। तो 5 मेथड कॉल हुए हैं। ठीक है, अगर इसी को संख्या को मैं बढ़ा दूं, 7 कर दूं, तो पता नहीं कितना जाएगा। तो इसी का मैं तुम्हें एक
लाइव एग्जांपल देता हूँ ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम का। यहाँ पे ओवरलैप हुई ना प्रॉब्लम फिगर 1 फिगर 2 पे। आओ एक क्वेश्चन, एक मैंने कोड लिखा हुआ है, कोई कोड मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ है क्या। एक हमारा मेन मेथड है, ठीक है, और फिबोनाची का कोड है बेसिकली n इक्वल टू 7 के लिए निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं अपना फंक्शन कॉल कर दे रहा हूँ n इक्वल टू 7 के लिए। ये n इक्वल टू 7 जैसी कॉल होता है, स्टैटिक मेथड है कोई उसी क्लास के अंदर, तो उसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। n इक्वल टू 7 यहाँ पे आया होगा। 7 - 1 कितना होता है 6, फिबोनाची 6 प्लस फिबोनाची 5, इस तरीके से ये कैलकुलेट होते जाएगा। और इसमें मैंने क्या करा है कि स्टैटिक काउंटर बना दिया है, ठीक है। और ये क्या करता है, काउंटर को इंक्रीमेंट करता है। काउंटर इंक्रीमेंट होने से हमारा फायदा क्या होगा, इससे इंक्रीमेंट होने में ये फायदा होगा कि जितने बार ये मेथड कॉल हो रहा होगा ना, उतने बार वो काउंटर इंक्रीमेंट होगा। लास्ट में मैं काउंटर प्रिंट करा दे रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि काउंटर इंक्रीमेंट इक्वल टू क्या है, फंक्शन कॉल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स फंक्शन गॉट कॉल्ड, ठीक है। इसको ऐसा लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो n इक्वल टू 7 के लिए जब अगर मैं इसको रन करके देखूंगा, तो देखो n इक्वल टू 7 का आंसर तो 13 आया, लेकिन नंबर ऑफ फंक्शन कितने बार कॉल हुआ है 41 टाइम्स। अभी ये ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा अगर मैं इसको n इक्वल टू 7 से n इक्वल टू 15 कर दूं, ठीक है। 15 के लिए देखो, 15 के लिए कितने फंक्शन कॉल हुए हैं, 15 के लिए 1973 इतने फंक्शन कॉल हुए हैं, 610 वैल्यू है। अगर इसी को मैं यहां से 15 की जगह 20 कर दूं ना, 20, ये देखना इसमें कितने मेथड कॉल होंगे। 6 था, इसमें कॉल हुए हैं 21,891 टाइम्स, ठीक है। ये आज की जनरेशन के लिए तो ठीक है भाई, अगर तुम्हें नॉर्मल इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि भाई कैसे बनाते हैं फिबोनाची सीरीज, तुम उसको लिख के दिखा दोगे, लेकिन बैकग्राउंड में तुम्हारा कंप्यूटेशन इतना यूज हुआ है 21,000 टाइम्स। यही फंक्शन कौन सा, ये फंक्शन 21,000 टाइम्स कॉल हुआ है n इक्वल टू 20 कैलकुलेट करने के लिए। इसी को अगर 20 के लिए नहीं डालेंगे, इसको अगर मैं 40 के लिए डाल देता हूँ ना, ये बहुत एक्सीड कर जाएगा। कितना एक्सीड करेगा मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, देखो यहाँ पे साफ दिखेगा। यहाँ पे जितने बार कितना है, 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 33 करोड़ टाइम ये रन हुआ है। अभी सिस्टम इतना पावरफुल है, 24 GB रैम है, सीपीयू है इसमें i7 14th जेन, उसके बाद ये कंप्यूटेशन इतनी फास्ट तुम्हें दिख रही है। अर्लियर टाइम पे ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो ये एक मेथड कॉल है और मल्टीपल टाइम सेम मेथड कॉल हो रहा है 31,000 टाइम्स, ठीक है। इंट्यूशन ये है तुम्हें दिखाने का कि ये मेथड इतने बार कॉल हुआ है, जबकि तुम्हें इसके आंसर पता होंगे कई बार, ठीक है। तो मैं तुम्हें ये दिखाना चाह रहा था। n इक्वल टू 7 की बात करें अगर, तो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, मेथड कॉल कैसे हुआ होगा। मेथड कॉल कैसे हुआ होगा, फिबोनाची 7 था, ठीक है, उसने 6 और 5 को कॉल करा होगा। 6 को कैलकुलेट करने के फिबोनाची 5 और 4 कैलकुलेट हुआ होगा। इस तरीके से ये पैटर्न चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अभी मैं इसमें तुम्हें एक चीज दिखाऊं, तुम्हें अगर मैं दिखाऊं ये फिबोनाची 4 देखो, अगर मैं इसको ट्राइंगल बना दूं ना यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ये वर्ड थोड़ी कट रहे हैं, थोड़ा माइंड करना इसको, ठीक है। अगर मैं इसको ये एक ट्राइंगल बना दूं, और ये ट्राइंगल तुम्हें कहीं और भी दिख रहा होगा, ये देखो फिबोनाची 4 दिख रहा है कंप्लीट, वही ट्राइंगल है, वही कंप्यूटेशन करा है, लेकिन हमने काउंट करा है। ये देखो फिबोनाची फिर मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, ये तीन फिबोनाची 4 कैलकुलेट करने के लिए हमने 3 बार उतनी ही फंक्शन कॉल करे हैं। और अगर n इक्वल टू 7 में वापस अपने कंसोल पे जाऊं और n इक्वल टू 7 करूं, ठीक है, n इक्वल टू 7 कर दिया मैंने, तो कितने बार कॉल हुए हैं फंक्शन, फंक्शन कॉल हुआ है मेरा 41 टाइम्स। 41 टाइम्स में कितने बार रिडंडेंसी है, देखो ये सेम चीज जो ट्राइंगल रेड ट्राइंगल दिख रहे हैं, कितने बार कॉल हुए हैं, इतने बार तो कॉल ही हुए हैं। इसमें तुम्हें डुप्लीकेसी कहाँ कहाँ दिख रही है, अगर मैं इसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज करके येलो कर दूं, चलो रेड करते हैं क्योंकि वार्निंग टाइप दिखानी है हमें। फिबोनाची 2 तो यहीं यहीं दिख रहा है मेरे को, एक ये फिबोनाची 2, एक फिबोनाची 2 यहाँ पे दिख रहा है, फिबोनाची 2 यहाँ दिख रहा है। अभी 2 की बात कर रहे हैं तो 2 2 पे मार्किंग करते रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें बहुत दिखने अब दिखने शुरू हो गए होंगे तुम्हें कितने बार हमने सेम मेथड को कॉल करा है। और क्यों कर रहे हैं, रीजन पता है हमें, हमने यहाँ पे डीपी नहीं लगाई है अभी तक, ठीक है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है, मेमोराइजेशन है। तुमने इतनी बार सब प्रॉब्लम देखो, इतनी सारी सब प्रॉब्लम्स थी तुम्हारी, तुमने इतनी बार कॉल करा है उसे, करने की जरूरत थी नहीं थी ना। एक बार यहाँ अगर लेट से यहाँ पे कंप्यूट हो चुका था, इसकी वैल्यू कहीं स्टोर करके रखनी थी, और जब ये मेथड ढूंढ रहा था तो इसको दोबारा रन कराने की जरूरत ही नहीं थी। इसका जो भी आउटपुट था सीधे यहीं डालना था। वो कैसे करना है वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन मैं अभी तुम्हारा ध्यान यहाँ डालना चाह रहा हूँ कि जब इस तरीके के फंक्शन चल रहे होते हैं ऑप्टिमाइजिंग के लिए, तो ये चीजें मैटर करती हैं। फंक्शन फिबोनाची 4 कैलकुलेट करने के लिए इतना बना। अच्छा, अगर इसी को एक और चीज मेरे को दिख रही है यहाँ पे, फिबोनाची 5 कैलकुलेट करने के लिए मैं ये पूरा हाइलाइटर यूज करता हूँ।
फिबोनाकी 5 कैलकुलेट करने के लिए इसको देखना, जो येलो वाली लाइन पार्ट चल रही है मेरी, ये पूरा फिबोनाकी 5 कैलकुलेट हुआ है मेरा यहाँ पे, और ये यहाँ पे भी कैलकुलेट हुआ है। हुआ है, रिडंडेंसी है ना, देखो कितना ज्यादा हमने डुप्लीकेट सी करी है यहाँ पे। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, इसी को कैसे करना है, फिबोनाकी 1 देखोगे तो कितने बार कॉल हुआ है, हर जगह ऑलमोस्ट यूज हुआ है। फिबोनाकी 3 दिख रहा होगा, फिबोनाकी 4 दिख रहा होगा। इस तरीके से अब ये तो फिबोनाकी 7 है। अब जब हमने 40 के लिए कैलकुलेट करा था जहाँ पे 33 करोड़ सारा होगा, तो सोचो वहां पे कितने सारे फंक्शन कॉल हुए होंगे और कितनी रिडंडेंसी रही होगी, कितने बार मल्टीपल डुप्लीकेट तुम्हारे रन हुए होंगे। ठीक है, तो जब ये प्रॉब्लम सामने आई, ये हमको दिखा, मतलब जो इसके डेवलपर्स थे डायनामिक प्रोग्रामिंग के, जब उनको ये चीजें दिखी कि भाई हम तो बार बार मल्टीपल चीजें कॉल आउट करते जा रहे हैं, क्यों ना इसको कहीं पे स्टोर करा जाए, कहीं पे ऐसा कुछ करा जाए जिससे हम इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो वहां से हमारा जो टर्म निकला था वो था मेमोआइजेशन। ठीक है, मेमोआइजेशन, ये यही था। इसको कैसे हम एक बार कंप्यूट कर लें और बार बार कैलकुलेट ना करें। ये अभी तो फिबोनाकी 2 बहुत छोटा प्रोग्राम है, फिबोनाकी बहुत छोटा प्रोग्राम है। ऐसे हो सकता है कि अगर ये तुम्हारा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम हो और लेट्स से ये कोई फंक्शन है एफ फिब 2, और इसका जो आउटपुट है ना वो करीबन लगाता है तुम्हारा 6 आवर्स एक टाइम रन होने में, 6 आवर्स लगा देता है। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन करो 6 आवर्स यहाँ रन हो रहा है, तो 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 48 आवर्स तो तुम्हारा यही खा गया। इतना टाइम दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते ना। तो एक बार इसका फंक्शन का रिजल्ट आ चुका है तो उसको कहीं स्टोर करो, और जब वो फंक्शन दोबारा एग्जीक्यूट होना चाह रहा है उसको बोलो तू एग्जीक्यूट मत हो भाई, तू ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है, आंसर हमको पता है तेरा क्या होगा, तू डायरेक्टली आंसर ले उसका। तो तुम 6 घंटे में ये सब प्रोसेस कर रहे होगे। ठीक है, ये सब प्रोसेस 6 घंटे में हो रहा होगा। इसी टाइम को बचाने के लिए मेमोराइजेशन कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन हुआ था। अब मेमोराइजेशन क्या है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, इसको सॉल्व कैसे करना है, इस ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, मेमोराइज करवाना कैसे है, ये सब मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कोड के साथ। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना, और मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे।